तमाम वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इनका नाम इस सेल में शामिल कर दिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 21वीं सदी का इलेक्शन कराएगी, ऐसे इंतखाबात कराएंगे कि सब कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बदकिस्मती से इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, टेक्नोलॉजी से ठप्पे लगाना, बैलेट पेपर और जाली वोट का इंदराज खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर और नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह भी किया। इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। इंशाअल्लाह पहली दफा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी, उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके तो हम बिल्कुल एक 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे। जो असल काम है गवर्नमेंट का, अपने शहरियों की जिंदगी आसान करना। एलियन रजिस्ट्रेशन का जो शुरू किया है ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास रेफ्यूजीज़ हैं अफ़गान तकरीबन 33 लाख, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, वो बैंक में पैसे रखवा सकेंगे, वो बिजनेस कर सकेंगे, वो इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगे, उनको इलीगल कामों से वो बच जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करने की दावत दे दी है। वफाकी वजीर शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में लिख दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की गई है। नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के ऐन मुताबिक तैयार की गई है। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करे और तजावीज़ दे। बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अफगानिस्तान में फोर्सेस तालिबान के सामने बेबस नजर आ रही हैं। तालिबान ने अहम तरीन शहर कंदाहार और लश्करगाह पर कब्जा कर लिया। एक हफ्ते में 15 सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। तालिबान ने काबुल की जानिब के पेशकदमी तेज कर दी है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में सियासी और फौजी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमेरिका ने 2 दहाइयों तक सियासी, फौजी और माली प्रोपेगेंडा किया जो आज तबाही के दहाने पर है। 2 दहाइयों तक तालिबान के खिलाफ जहर फैलाने के बाद भी अफगान अवाम तालिबान के साथ खड़ी है। आर्मी बिरादरी को अफगानिस्तान के हकाइक समझने होंगे और तालिबान के नुक्ता नज़र के मुताबिक हिकमत अमली अपनाना होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सदर से कहा कि अमरीका अफगानिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम में ताउन बरकरार रखेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अशरफ गनी को अफगानिस्तान से अमरीकी शहरी निकालने के बारे में आगाह किया। अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट में कहना है कि कतर में 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। 2 दिन की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद इलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास के शुरका ने अमन व अमान को तेज़ करने की सूरत हाल पर भी इत्तफाक किया और तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। इलामिया में कहा गया है कि तालिबान अफगानिस्तान के शहरों पर हमले फौरी बंद करे। शुरका ने कहा अफगानिस्तान में सियासी हल का मुतालबा करते हैं। अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर बनने वाली हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा। और आपको बताएं कि अमेरिका का अफगानिस्तान से सिफारती अमला और शहरियों को निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर 3000 फौजी तैनात करने का ऐलान। पेंटागन तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी फौजी 24 से 48 घंटे में जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अमेरिका ने तालिबान को तनबीह की है कि आर्जी तौर पर तैनात अमेरिकी फौजियों पर हमले का जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पेंटागन जॉन किर्बी ने कहा कि फौजी दस्ता अमेरिकी शहरियों को निकालने में मदद करेगा। बरतानिया भी अपने शहरियों को निकालने के लिए 600 फौजी अफगानिस्तान में तैनात करेगा। अमेरिका ने काबुल में सिफारती अमला महदूद करने का फैसला किया है। ताहम कहा है कि सिफारतखाना बददस्तूर खुला है, सिर्फ सिविलियन एहलकारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि बज़ौर ताकत अफगानिस्तान पर किसी का कब्जा तस्लीम नहीं किया जाएगा। तालिबान को दोहा से आने वाले पैगाम समझने की जरूरत है। Not an evacuation. It is solely and exclusively about doing all we can to ensure the safe relocation of our elements of our civilian personnel from Afghanistan. Let me be very clear about this. The embassy remains open, and we plan to continue our diplomatic work in Afghanistan. And we'll continue to engage in diplomacy
with the Afghan government and the Afghan people. So this shouldn't be read as any sort of message to the Taliban. The message that the Taliban should be receiving is really the message that is emanating from Doha right now. Will not recognize any entity that seeks to take Afghanistan by force. That's the message the Taliban needs to be reading. We reiterate, there is no military solution in Afghanistan, and a negotiated political settlement through an Afghan-led and Afghan-owned process is the only way forward for lasting peace and stability in Afghanistan. کوئی یہ نہ سمجھے پاکستان کسی چیز کے لیے بیتاب ہے. ہم اپنے قومی مفاد میں بات کر رہے ہیں. مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے واضح کیا افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی. افغان حکام جھوٹی رپورٹ پر معافی مانگیں. امریکہ سے تعلق بہتر ہو رہا ہے. تو بار بار کہہ رہے ہیں انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ. فوری طور پہ پری ایمپٹیولی افغانستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے کام کرے. کوئی دنیا کا ملک یہ نہ سمجھے کہ پاکستان ڈیسپریٹ ہے کسی چیز کے لیے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہمارے سے بات کر. کڈنیپنگ نہیں ہوئی. افغان حکومت کو تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں. ان کی رپورٹ سراسر غلط تھی. سمپلی اپولوجائز کر لیں. امریکہ سے تعلق ہمارا بہتر ہو رہا ہے. ایک لنکڈنگ مسٹرسٹ ہے, سب کو پتہ ہے. نہ میں نے کوئی کمپلین کی ہے کسی کال کی, اور نہ ہی میں نے کسی اس لہجے میں بات کی ہے ادر آپشنز کی کہ بھاڑ میں جائیں. یس, پاکستان ایک بڑا ملک ہے, اس کے پاس بہت سی آپشنز ہیں, امپورٹنٹ ملک ہے, اور جب بات کرنا چاہیں بتا دیں, ہم بتا دیں گے. جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فوجی چوکی پر حملے کی کوشش ناکام. ایک دہشت گرد مارا گیا, دوسرا زخمی حالت میں گرفتار. نائک ضیاء الدین شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سرارغو میں گزشتہ روز فوجی چوکی کے قریب 3 سے 4 مبینہ دہشت گرد مشتبہ حرکتیں کرتے نظر آئے, جس پر کوئک ری ایکشن فورس کو بھیجا گیا. دہشت گردوں نے فوجیوں پر فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک اور دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. دہشت گردوں کی فائرنگ سے نائک ضیاء الدین شہید ہو گئے. گرفتار دہشت گرد نے فوجی چوکی پر حملے کی منصوبہ بندی کا انکشاف کیا. ترجمان ISPR نے واضح کیا کہ پاک آرمی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. سپریم کورٹ نے کچے کے علاقے ڈاکوؤں سے کلیئر کرانے کا حکم دے دیا. رحیم یار خان مندر حملہ کیس کی سماعت کے دوران ہدایت کی گئی کہ علاقہ ڈاکوؤں سے کلیئر کرا کر کچے میں امن بحال کیا جائے. پنجاب حکومت اور IG کچے میں سیکیورٹی یقینی بنائیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ کچے کا علاقہ سندھ کے ساتھ بھی لگتا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہر طرف سے مل کر کارروائی کریں گے تو کیسے کام نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے رحیم یار خان مندر حملہ کیس کے ملزمان کی 1 ہفتے میں شناخت کا حکم دے دیا ہے. بچے کو گرفتار کرنے والے SHO کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا. گرفتار ملزمان کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے. ہدایت کی ہے کہ ملزمان کی شناخت کے بعد گرفتار بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے. ٹرائل کورٹ بغیر کسی التوا کے 4 ماہ میں فیصلہ یقینی بنائے. مندر حملہ از خود نوٹس کیس کی سماعت میں چیف جسٹس نے کہا کہ میڈیا پر چلنے والی فوٹیج میں سب کے چہرے واضح تھے جو پہچانے جا سکتے ہیں. آپ نے نادرا کو خط لکھ دیا ہوگا. نادرا کی مرضی سے 2 سال بعد جواب دے. پولیس کا کام خط لکھنا نہیں, خط بابو لکھتے ہیں. پولیس نے کارروائی کرنا ہوتی ہے. عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ مندر کے اندرونی حصے کی بحالی مکمل ہو چکی ہے. ہدایت کی گئی کہ مندر کے بیرونی حصے کو 1 ماہ میں مکمل کیا جائے. اقلیتی ممبر قومی اسمبلی رمیش کمار کا کہنا ہے کہ بھونگ مندر اندر سے بحال ہو گیا ہے, باہر کام ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے 1 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. چیف جسٹس کو کہا خیال رکھا جائے کوئی بلا قصور نہ پکڑا جائے. کام چل رہا ہے اور انہوں نے 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہے. چیف جسٹس صاحب کا جو آرڈر کیا ہے آج کے ان سے پیسے ریکور کیے جائیں. لاسٹ آرڈر ٹیری مندر میں بھی یہ ہوا تھا, آج تک وہ پیسے ریکور نہیں ہوئے. پرماننٹ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک آفر کی گئی ہے, اس کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے کہ IG اس کے اوپر بھی اپنی رپورٹ سبمٹ کرے. سپریم کورٹ جس طریقے سے اس کیس کو, مندر کی ریسٹوریشن کو, فردر سیکیورٹی کو اس طریقے سے مانیٹر کر رہی ہے, ایک مثال ہے ان سارے ملکوں کے لیے, پڑوسی ملک کے لیے, کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اگر ان کے ساتھ کسی بھی ملک میں, اتنے بڑے ملک ہیں, کسی بھی ملک میں ایسے ایشو ہو سکتے ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آپ کو بتائیں کہ ملک اسد کھوکر کو وزارت ہاؤسنگ کی ذمہ داری سونپ دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے.
तो मलिक असद खोकर को वजारत हाउसिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मासी की मशहूर गुलकारा नासिया हसन को कत्ल किया गया। ज़ुहैब हसन ने अपनी बहन के शौहर इश्तियाक बेग पर इल्ज़ाम लगा दिया। ज़ुहैब हसन ने कहा कि उनकी बहन को मुबैना तौर पर चाय या खाने में जहर दिया गया। मिर्जा इश्तियाक बेग ने नाज़िया हसन के भाई के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि झूठे इल्ज़ामात लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने नाज़िया हसन के भाई पर 1 अरब रुपए हट जाने का दावा दायर करने का ऐलान भी किया। से शादी हुई तो उन्होंने अपना सिंगिंग कैरियर जो था वो गिव अप कर दिया, जिसकी वजह से ज़ुहैब की सिंगिंग खत्म हो गई। ये जब भी डेथ एनिवर्सरी आती है तो फाउंडेशन के लिए ज़ुहैब साहब को कुछ कर्जा डोनेशन जमा करनी होती हैं। यूके का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो क्लियरली शो कर रहा है कि नाज़िया आखिर वक्त तक मेरी वाइफ थी, और वो भी शो कर रहा है कि उनकी डेथ जो थी वो कैंसर से हुई है। 1 बिलियन रुपीस का डिफेमेशन केस जो है मैं वो ज़ुहैब साहब के ऊपर जो उन्होंने मेरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनको वो नोटिस जो है वो मिल जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने शेमन पेम्ब्रा की जानिब से चैनल्स को मुअत्तल करने के इख्तियारात गैर कानूनी करार दे दिए हैं। अदालत ने करार दिया है कि इख्तियार जो पेम्ब्रा ऑर्डिनेंस में है वो किसी ऑफिसर को मुंतकिल नहीं हो सकता। 24 अप्रैल को होने वाली पेम्ब्रा इजलास की कार्रवाई भी गैर कानूनी थी। इसके फैसलों के नतीजे में इकदाम भी गैर कानूनी तस्वुर होंगे। शेमन पेम्ब्रा के लाइसेंस मुअत्तली के इख्तियार के खिलाफ PBA ने दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटे में मजीद 79 मरीज इंतकाल कर गए। वायरस से मजबूई अमवात 24,266 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 59,504 टेस्ट किए गए। 4,619 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़हरा अफजल PHO और सईद गनी की जानिब से नेशनल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। नेशनल स्टेडियम में 8 बूथ बनाए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। आसिफ बताइएगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स में रश के बाद इस वक्त ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो इस वक्त शहर में कायम किए गए हैं। मैं जहां पर मौजूद हूं ये नेशनल स्टेडियम है और यहां नेशनल स्टेडियम में जो है वो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। तकरीबन 8 बूथ हैं जो यहां पर लगाए गए हैं। लोगों को वैक्सीन जो है वो ड्राइव थ्रू के जरिए वैक्सीन कराई जाएगी, यानी लोग अपनी गाड़ियों में बैठ के मोटरसाइकिल में बैठ के वैक्सीन यहाँ से करवा सकते हैं। कौन सी वैक्सीन है जो यहाँ पे लगाई जा रही है, मज़ीद यहाँ पर जो इंतजामिया के लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। इस वक्त जो 3 वैक्सीन हमारे पास गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, इसमें एक पाकवेक जो कि कैंसिनो बायो है, दूसरी जो है मॉडर्ना है और तीसरी साइनोफार्म है। ये तीनों वाफ़े मिक़दार में मौजूद है और कोल्ड चेन का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। ये सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ड्राइव कंटिन्यू रहेगी और वीकेंड पे वी विल ट्राई कि हम इससे थोड़ा सा शाम के औकात में जो है ना इसको थोड़ा एक्सटेंड करें अप टू 11 और 12। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो ये कायम किया गया है ताकि वो लोग जो गाड़ी में और मोटरसाइकिल पे बैठ के अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर 8 बूथ हैं जो कायम किए गए हैं। जी मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।